दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जो क्वांटिटेटिव टूल होते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की, वो सीआरआर और एसएलआर जो है उसे कैसे मनी सप्लाई यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसे बनाता है आरबीआई, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। तो वो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। एंड देन हम फर्दर बात करेंगे जो क्वांटिटेटिव टूल है दूसरा, यानी कि कौन सा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। उससे आरबीआई क्या है, कैसे कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो चलिए देखते हैं। तो ओएमओ से क्या करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करता है, यानी कि मुद्रास्फीति और अपस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति। ओके, सो देखिए, एक होती है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, एक बॉन्ड टाइप में होता है जो कि क्या करता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। कुछ भी एक लेटर है, एक बॉन्ड है, उसकी कुछ वैल्यू होती है जो कि गवर्नमेंट जारी करती है अपनी। उसमें क्या होता है कि उस चीज़ के बदले आप पैसा ले सकते हो। अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, आपके पास वो गवर्नमेंट का वो है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट टाइप है, उसमें क्या कर सकते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जाता है या डिजिटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होता है। ठीक है, तो ये अगर आप किसी को बेचोगे तो सीधी सी बात है, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तो उसकी कुछ वर्थ होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, तो वो उसको बेचने के बदले आपको क्या देगा, पैसा देगा। ठीक है, चाहे वो आरबीआई बेचेंगे, आरबीआई किसी को बेचेगी तो आरबीआई को पैसा अगला देगा। अगर बैंक इसको बेचेंगे आरबीआई को तो आरबीआई बैंक को पैसा देगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी और मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल होता है। वो कैसे आता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट में जो है लिक्विडिटी या मनी सप्लाई कम करना है, तो सीधी सी बात है, जो मनी है ना उसको क्या करेगा, आरबीआई अपने पास खींच लेगा, मार्केट से खींच लेगा। तो मार्केट में क्या होगा, यानी कि पब्लिक में क्या होगा, मनी की सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने से डिमांड जो है, अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं और आपके पास अब 85 रुपये बचे, तो क्या आप उतनी चीज़ें खरीद पाएंगे जितनी आप 100 रुपये में खरीद रहे थे? सिंपल सी बात है, नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे कम हो गए हैं। आपके अपना जो खर्चा है वो कम करना पड़ेगा, चीज़ों कम करनी पड़ेंगी, शौक कम करने पड़ेंगे। सिमिलरली ऐसी बात है कि आरबीआई को जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई क्या करता है, पैसे खींच लेता है मार्केट से। और अगर उसको मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, यानी कि डिफ्लेशन कंट्रोल करना होता है, डिफ्लेशन में कैसे करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ा के मार्केट में। वो मैं पिछले वीडियो में बता रहा हूँ, आप एक बार उसको देख लेना। अब नहीं समझ में आए तो आप बता सकते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, बैंकों को पैसा देता है, बैंकों की तरफ पैसा फ्लो बढ़ाता है जब डिफ्लेशन कंट्रोल करना हो। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसे ही कम होते हैं और रेट बहुत डाउन हो जाती है चीज़ों की। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में पैसा बढ़ाता है, यानी कि बैंकों को ज़्यादा पैसा देता है। अब वो कैसा देता है, अब मैं बताता हूँ। जब मान लीजिए आरबीआई को जो है मार्केट से पैसा खींचना होगा, तब वो कैसे खींचेगा, जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ये जो सिक्योरिटीज़ हैं, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो बेचेगा बैंक को। तो जैसे ही बैंक को मान लीजिए इसने बेची एक सिक्योरिटी, और एक सिक्योरिटी की वर्थ कितनी है, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो क्या करेगा आरबीआई जो है, वो इससे एक सिक्योरिटी बैंक को देगा, भाई ये ले, तू ले, और हमें क्या है, ये खरीद ले, और ये 100 करोड़ इसकी जो वर्थ है वो दे दे। तो बैंक कहेगा नहीं, मैं तो इस पर इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो आरबीआई कहेगा ठीक है भाई, ये ले, 107 रुपये ले लेना, जितने टाइम मैं रखूँगा तेरी सिक्योरिटीज़ उतना टाइम जितनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये 107 करोड़ रुपए मान ले बैंक को लास्ट में रिटर्न आ रहा है, तो बैंक इसको क्या करेगा, 100 करोड़ रुपए आरबीआई को दे देगा, और एक सिक्योरिटी जो है वो आरबीआई से खरीद लेगा। तो आप देखिए कि बैंक से पैसा जा रहा है आरबीआई के पास, यानी कि वो पैसा जो जनता को मिलना चाहिए था, वो आप क्या आरबीआई अपने पास ले लेता है। तो जब जनता को पैसा नहीं मिलेगा तो मार्केट में पैसा सीधी सी बात है कम हो जाएगा, और लोग चाहे चीज़ें कम खरीदेंगे। ओके, अगर आपको डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, आरबीआई को डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, तो क्या करना, मार्केट में पैसा बढ़ाएगा। तो जो बैंकों के पास पहले से सिक्योरिटीज़ हैं उसको क्या करेगा, आरबीआई खरीदेगा। मान लीजिए इस बैंक के पास क्या है, 10 सिक्योरिटीज़ हैं, 10 नहीं, एक ही ले लेते चलो, बस इस बैंक के पास मान लीजिए एक सिक्योरिटी है। तो अब ये आरबीआई क्या करेगा, इस एक सिक्योरिटी को खुद खरीद लेगा वापस। ठीक है, तो खुद खरीदने से मान लीजिए एक सिक्योरिटी जो है 107 करोड़ की हो गई या 102 करोड़ की हो गई बढ़ के। तो अब आरबीआई इसको सिक्योरिटी खरीद रहा है, तो ये 102 करोड़ रुपए किसको देगा, आरबीआई बैंक को देगा।
यानी कि बैंक के पास क्या आ गया, पैसा आ गया फिर से, और इस पैसे से जो है बैंक लोन दे सकता है किसको, पब्लिक को। अगर बैंक पब्लिक को लोन दे रहा है तो क्या सीधी सी बात है कि पब्लिक के पास पैसा आएगा, वो चीज़ें खरीदेंगे और चीज़ों की रेट थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। देन मैं बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव जो टूल हैं, क्वांटिटेटिव उसमें क्या आता है, CRR, SLR, OMO और बैंक रेट, तीन जो हैं ये मेजर आते हैं। CRR SLR मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में समझाई थी काफ़ी अच्छी तरह, और ये आज OMO का बता रहा हूँ मैं। तो CRR और SLR क्या करते थे, जब उनको इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करना होता था, डियर मनी पॉलिसी या टाइट मनी पॉलिसी लगाते थे। उसमें क्या करते थे, CRR और SLR इंक्रीज कर देते थे, जिससे क्या है बैंकों को कैश में, रिजर्व में ज़्यादा पैसा रखना पड़ता था, गोल्ड के टर्म्स में, कैश के टर्म्स में, और वो लोगों को कम लोन दे पाते थे, हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते थे, कम लोन दे पाते थे, तो ऐसा सीन हो जाता था। अब देखिए डिफ्लेशन। सो दोस्तों, अगर बैंकों को मान लीजिए, RBI को मान लीजिए डिफ्लेशन कंट्रोल करना होता, क्या करते थे वो, मनी सप्लाई जो है CRR SLR को क्या करते हैं, डिक्रीज करते थे, जिससे बैंकों के पास क्या होता था, पैसा ज़्यादा होता था, और वो इंटरेस्ट रेट कम कर देते थे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता था, वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते थे। ओके, सो ये बात है। देन OMO की बात करें, OMO में मैंने आपको क्या बताया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, सेल या बाई होगा चीज़। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो RBI क्या करेगा, ये जो सिक्योरिटीज इनको सेल करेगा, किसको, बैंक को सेल करेगा, जिससे क्या होता है, जो बैंक के पास पैसा होता है वो RBI क्या है, सेल करके अपने पास ले लेता है, और बैंक जो है लोन नहीं दे पाते, उतना पैसा लोन देंगे तो क्या करते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे, क्यों, क्योंकि उनको तो अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो सेम रखना होता है। सिमिलरली बात है कि अगर डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो ये क्या करेंगे, जो सिक्योरिटीज़ हैं बैंकों के पास उनको बाई करेंगे। तो बैंकों के पास मान लीजिए एक सिक्योरिटीज़ बाई कर रहा है, तो वो बैंकों को बदले में क्या दे रहे हैं, 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो बैंकों के पास क्या पैसा ज़्यादा हो गया, तो बैंक सीधी सी बात है अब लोगों को ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। देन एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये UPSC में आया क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि मार्केट में मनी सप्लाई है वो कैसे इंक्रीज होगी। देखिए, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, कि पब्लिक से जो पब्लिक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो सेंट्रल बैंक खरीद रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक खरीदेगा तो पब्लिक को पैसा बदले में, बैंक क्या देगा, पब्लिक को पैसा देगा, ठीक है। पैसा देगा पब्लिक को, तो क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगी, बढ़ेगी। अगर पब्लिक के पास पैसा जा रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा जा रहा है तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, करेक्ट। देन बात करते हैं कि डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। अब दोस्तों, जो करेंसी यानी कि पैसा जो है वो पब्लिक जो है डिपॉजिट करा रही है बैंक में, तो सीधी सी बात है पब्लिक के पास पैसे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो क्या है, मनी सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देन बात करते हैं कि बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट एक के फॉर्म क्या है, एक पब्लिक का फॉर्म है, कि गवर्नमेंट किसके लिए पैसा लगाती है, पब्लिक के लिए। अब क्या कर रहा है, सेंट्रल बैंक से क्या है, गवर्नमेंट बोरो कर रही है, क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक से बोरो कर रही है तो सीधी सी बात है, सॉरी पैसे बोरो कर रही है तो सीधी सी बात है किसके लिए कर रही है, गवर्नमेंट, जनता के लिए कर रही है। मान लीजिए सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट ने बोरो किए कितने, 100 करोड़ रुपए। अब वो 100 करोड़ रुपए किसको लगाएगी, गवर्नमेंट पब्लिक को देगी, तो पब्लिक के पास पैसे आएंगे तो सीधी सी बात है पब्लिक चीज़ें ज़्यादा खरीदेगी, तो उससे ये कंट्रोल हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। तो ये थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था पर आप समझ गए होंगे कि शायद गवर्नमेंट एज ए पब्लिक की तो है, गवर्नमेंट पब्लिक की तो चूज़ करती है, पब्लिक के लिए तो पैसा लगाती है। देन फोर्थ है कि सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अब मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको पब्लिक बैंक किसको देगा, सेंट्रल बैंक जो सिक्योरिटीज़ किसको दे रहा है, पब्लिक को। तो जो पब्लिक है वो क्या करेगी, पैसा दे के खरीदेगी सिक्योरिटीज़ को, तो पब्लिक के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो कोई मार्केट में मनी सप्लाई करने का कोई वो नहीं हो, ये तो अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है मनी सप्लाई बढ़ाने के मार्केट में कौन से हैं, दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड। देन दोस्तों बात आती है कि बैंक रेट क्या होती है। बैंक रेट आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, BR बैंक रेट। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं ना।
तो ये बैंक रेट क्या होता है दोस्तों, BR जो क्या होता है, ये होता है कि ऐसी रेट जिस पे RBI जो है वो बैंकों को क्या देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है। मान लीजिए बैंक RBI ने बैंक को दिया 1,000 करोड़ रुपए कि जा भाई ले जा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, विदाउट कोलेट्रल। समझ रहे हो आप किसी बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, तो वो बदले में आपसे क्या मांगता है, आपकी ज़मीन के कागजात मांगता है, या फिर आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको वो क्या फाइनेंस करता है, तो ये वो बैंक की डिटेल्स मांगता है कि हाँ आप जॉब कर रहे हैं, कि आपकी सैलरी स्लिप मांगता है कि हाँ एक्चुअल में आपके पास पैसे आ रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आपसे कुछ और कोलेटरल मांगता है। लेकिन ये जो BR पे क्या होता है, इस रेट पे जो है बैंक RBI जो है वो बैंकों को पैसा देता है, किसके लिए, बहुत लंबे समय के लिए, और किसके बिना, बिना कोलेटर, कोई क्षति के बिना या किसी सेफ्टी के बिना। बैंक अपने भरोसे भी कि हाँ ले जा भाई, ठीक है हम ले लेंगे पैसे तेरे से बाद में। पर ये क्या है कि ये कोई मैन टूल नहीं है कि वो करने का, इस दिन मनी सप्लाई कंट्रोल करने का कोई ये क्या है, मैन टूल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैंक के NPA हो जाते हैं एसेट वगैरह, तो भी ये बहुत लफड़ा है। अब एक है LAF रेपो रेट, यानी कि LAF होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या होती है अब आपको बताता हूँ कि ये पॉलिसी रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, LAF रेपो रेट, ये किस काम आती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब देख जो बैंक रेट जो होता है ना, वो क्या होता है, पिनल रेट्स के साथ होता है। आपने देखा होगा कि भाई RBI ने ना 0.25% से जो है वो कम कर दिया CRR SLR BR जो है, तो ये पिनल रेट्स होती हैं, इन पे ये इतने पॉइंट पे इतने पिनल रेट्स पे माना जाता है कि कितना जो इंक्रीज डिक्रीज होता है। अगर मान लीजिए CRR SLR मेंटेन नहीं करता है कोई बैंक, CRR और SLR मेंटेन नहीं कर पाता है बैंक, तो उसके ऊपर क्या लगाता है RBI, पेनल्टी लगाता है। पेनल्टी कितनी लगाता है, फर्स्ट टाइम अगर वो कर रहा है तो फर्स्ट टाइम तो लगाएगा बैंक रेट प्लस 3%, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है। अगर वो सेकेंड टाइम करता है तो क्या करता है, सेकेंड टाइम में बैंक रेट प्लस 5% लगाएगा, ठीक है। इतनी क्या क्या करेगा, पेनल्टी लगाएगा RBI। अब बात करते हैं कि रेपो रेट क्या चीज़ होती है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो RBI क्या करता है, RBI बैंक और RBI के बीच में डायरेक्ट कंट्रोल है। अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है, मान लीजिए सिक्योरिटी 100 करोड़ रुपए की है, तो RBI क्या करेगा, इसको 100 करोड़ रुपए दे रहा है और इससे 100 करोड़ के बदले की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले रहा है। मान लीजिए इसने RBI ने क्या किया, SBI को दिया कि भाई तेरे को ये मैंने तेरे से सिक्योरिटी ली है मैंने, और 100 करोड़ रुपए तो ले ले। अब SBI थोड़े दिनों में क्या करेगा, वही सिक्योरिटीज जो है वो रीपरचेज करेगा, किसने, 8%, यानी कि 108 करोड़ रुपए में। तो दोस्तों ये क्या हो गई, रेपो रेट हो गई, ठीक है। अगर बैंकों को पैसा चाहिए तो वो क्या कहता है, अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या करता है, किसको बेचता है, RBI को। RBI को बेच के वो पैसा लेता है। जब इसके पास पैसा हो जाता है तो ये क्या कहता है RBI को, ला भैया मेरी जो सिक्योरिटीज़ है वो वापस दे दें। अब RBI कहेगा मैं तो ऐसे नहीं दूंगा, मेरे को तो इन पे इंटरेस्ट चाहिए, मैंने तेरे को पैसा दिया है। तो SBI कहेगा ठीक है चल भाई, तो डिसाइड कर लेते हैं, ये दोनों स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं कि जब ये जो सिक्योरिटीज़ को बेची हैं, और ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है ना रेपो रेट बैंक को देने वाली, तो ये मान लीजिए इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई रेपो रेट जो है चल 8% पे तू जो है ये ले जा, जब तू वापस खरीदेगा तब तेरे को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा इस पर। तो मान लीजिए इसने सिक्योरिटीज़ बेची, RBI बैंक ने 100 करोड़ में खरीदी। अब बैंक के पास पैसा हो गया, बैंक चाह रहा है कि मैं वापस अपनी सिक्योरिटीज़ वापस लूँ, तो RBI क्या करेगा, ले जा ये ले, 8% की इंटरेस्ट के हिसाब से 108 करोड़ रुपये दे दे। अब जो ये 8 करोड़ रुपये RBI ने ज़्यादा लिए ना इंटरेस्ट के, बैंक जिस रेट पे RBI से लोन लेता है उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है। तो ये 8% यानी कि 100 पे 8 करोड़ रुपए इसने लिए, तो ये 8% ही क्या हो गई, रेपो रेट हो गई। समझ गए आप।
अब जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, ये किस में होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था कि एसएलआर में क्या आता है, गोल्ड आता है, ठीक है, कैश आता है, और क्या आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिसमें रेपो रेट में वो ले रहा है और बैंक आरबीआई से पैसा उधार ले रहा है, वो क्या है कि ये सिक्योरिटीज़ एसएलआर सिक्योरिटीज़ में नहीं होनी चाहिए। रेपो रेट में दोस्तों कोलेटरल देना पड़ता है, और जो बैंक रेट होती है उसमें कोलेटरल नहीं देना पड़ता बैंक को। रेपो रेट में अगर पैसा लेंगे तो कोलेटरल बैंक को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। किसके रूप में? देखिए, सिक्योरिटीज़ के रूप में दे रहा है ना कोलेटरल। अब इसने कहा कि ये सिक्योरिटीज़ एसएलआर सिक्योरिटीज़ में नहीं होनी चाहिए, तो कैसे कहाँ होनी चाहिए? तो एक आरबीआई ने नया फंडा बनाया कि चलो आप जो एक एमएसएफ होती है, कुछ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दे रखी है कुछ बैंकों को, तो उसके बेसिस पे आप क्या है, इनमें से कुछ सिक्योरिटीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? आरबीआई से पैसा लेने के लिए। ओके, सो देखिए कि जो मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी, ये वाला जो एलएफ जो फैसिलिटीज़ है ये रेपो रेट में, मान लीजिए ये कब होंगी? एलएफ वाला जो पैसा है रेपो रेट, वो कब ले सकते हैं? जब मिनिमम जो है 5 करोड़ का आप पैसा लेगी। बैंक जो है मिनिमम आरबीआई से 5 करोड़ का पैसा लेगा। और एक दूसरा होता है कि एमएसएफ, एलएफ क्या था? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको मैंने बताया था, ठीक है, एमएसएफ। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके। इसमें क्या होता है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें जो मिनिमम पैसा है जो बैंक लेता है वो कितना लेता है? 5 करोड़। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं? सारे तो सेंट्रल बैंक और स्टेट और टोटल बैंक है, कोई भी सेंट्रल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, एनबीआई ये हो, ठीक है, सीआईसी, यूटीआई, ये भी जो भी बैंक है सारे, ये सब क्या हैं? एलिजिबल हैं इसके लिए। सारे क्लाइंट एलिजिबल हैं आरबीआई के। लेकिन एमएसएफ जो है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कुछ अमाउंट होता है इस स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए जो है वो मिनिमम होगा। और ये इस सिक्योरिटीज़ में कौन से ले सकते हैं बैंक? ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो कि डिपॉजिटर होते हैं ना अपने, जिनके जो ग्राहक होते हैं उनके 5 लाख तक का क्या होता है, पेड अप, मतलब उनके इंटरेस्ट का क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं 5 लाख तक का। और ये किसके तहत बनाया गया था? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें मैंने आपको बताया कि आरबीआई जो है वो अपना एसएलआर सिक्योरिटी यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ एलएएफ बैंक जो है एलएएफ सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ जो है बैंक जो है वो एमएसएफ यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं तो 5 करोड़ से ज़्यादा हैं, आप 5 करोड़ से ज़्यादा पैसे खरीद जितने भी हैं वो आरबीआई से ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितने पास आपकी सिक्योरिटीज़ हैं। इसमें एक होती है रेपो रेट, रेपो रेट उसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। लेकिन एमएसएफ में देखो कितने पैसे दिए सकते हैं। एमएसएफ ये कहता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं एमएसएफ के अंडर, उसका सिर्फ 0.75 जो एनडीटीएल है, यानी कि नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी, उतने ही जो है मैक्सिमम लिमिट है पैसे लेने की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बस आप डाउट पूछ लीजिएगा मेरे को, कोई दिक्कत हो। अब देखो आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि ये इंटरेस्ट रेट होती है जिस पे क्या होता है, आरबीआई जो है वो अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है, मतलब क्लाइंट से शॉर्ट टर्म लोन लेता है, देता नहीं लेता है। मान लीजिए बैंक है, एसबीआई वगैरह हैं, इससे आरबीआई क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है, मान लीजिए 1 या 2 दिन के लिए, ठीक है। मान लीजिए बैंक ले रहा है एसबीआई से 100 करोड़ रुपए की ब्याज, हमको 100 करोड़ रुपए दे दो और 4% जो है इंटरेस्ट रेट पे दे दो। तो इसने दिया कि 5 दिन के लिए दे दिया, 2 दिन के लिए, ऐसे करके शॉर्ट टर्म लोन में जो है बैंक से पैसा लेता है आरबीआई, ओके। इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल बैंक? सेंट्रल बैंक जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट बैंक हैं, एनबीएफआई हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कोलेटरल क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वही मैंने आपको बताया। रेपो रेट क्या था दोस्तों? रेपो रेट ऐसी रेट होती है जिस पे बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेते हैं। रेपो रेट में बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं उस इंटरेस्ट रेट पे,
ठीक है, लोन रेट। रिवर्स रेपो रेट में कि उल्टा हो गया, देख तो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों से पैसे ले रहा है कुछ इंटरेस्ट रेट पे, समझ गए। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है ये। अब देखो पॉलिसी रेट कैसे डिसाइड होती है। पॉलिसी रेट डिसाइड होती है कि मान लीजिए 1% किसी का कर रहे हैं तो उसमें 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। अगर आपने कभी भी देखा होगा कि मान लीजिए आज रेपो रेट 4% है तो कल ना आएगी कि इट इज़ डिक्रीज बाई 25 बेसिस पॉइंट्स। इस 25 बेसिस पॉइंट में कितना आता है, 0.25%। ठीक है, मान लीजिए 8% है। अब 1% में कितने बेसिस पॉइंट होते हैं, 100। तो 8% को डिक्रीज़ किया मान लिया 25 बेसिस पॉइंट से, तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब कितना हो गया, 0.25%। तो 8 में से 0.25 घटाएंगे तो 7.75%, ये नई रेपो रेट आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए जो टूल थे वो कौन थे, एक तो क्वांटिटेटिव टूल थे, एक क्या थे, पॉलिसी रेट। इसमें क्वांटिटेटिव में कौन सा थे, पॉलिसी रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और इसमें क्या करते थे, अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल होता तो रेपो रेट क्या करते थे, बढ़ाते थे, यानी कि बैंकों से को क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, इंटरेस्ट रेट पे, जिससे बैंकों के पास पैसा लास्ट में चुकाते टाइम कमी आती थी और ये मैनेज हो जाता था। सिमिलरली डिफ्लेशन में क्या करते थे, जो रेपो रेट वो क्या कर देते थे, कम कर देते थे। ठीक है, जिससे बैंकों के पास पैसा बढ़ जाता था। तो इस टाइप से जो है मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये जो है वो फरवरी 21 का डाटा है, तो आप इसको थोड़ा अपडेट कर लेना अपने हिसाब से, आप नेट पे सर्च करके इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी ये सारे जो है ना, इसकी जो करंट रेट है, एग्ज़ाम जब होगी आपकी तो वो करंट रेट है ना इनकी आपको पढ़ के जानी है। मान लीजिए अब चेंज होंगे हर 3-3 महीने बाद में, जो चेंज होती है, अगर वो चेंज होती है तो इनकी करंट रेट आप एग्ज़ाम में पढ़ के जा सकते हैं। इसकी करंट रेट आप आ सकती है एग्ज़ाम में, CRR, SLR, रेपो रेट क्या होती, कितने % चल रहा है अभी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट यही सार है मनी सप्लाई का मार्केट में कैसे करता है। तो दोस्तों ये था सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। इकोनॉमिक्स जो है, चाहे साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो, ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉक्स के बिना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप जो है, मैंने आपको जो टेस्ट सीरीज़ सजेस्ट की थी टेक्स्ट बुक की, उससे आप जो है DFCCIL के टेस्ट सीरीज़ या फिर आप लाइफ टाइम पास जो है टेक्स्ट बुक का ख़रीद सकते हैं। उसमें आप मेरा कोड LMC10 यूज़ करेंगे। LMC10 यूज़ करेंगे तो आपको जो है 50 रुपीज़ का आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक जो है वो टेस्ट सीरीज़ के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।